मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स कर रही हूँ और जिसमें आज का जो पेपर है पेपर 13 इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें एक टॉपिक है, एक विषय सब्जेक्ट है जिसमें कि प्राचीन काल में भूमि का स्वामित्व, उस पर कैसे हम कार्य करते थे, भूमि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। उसका स्वामी कौन होते थे उस समय। तो बड़ा ही एक जटिल प्रश्न है, जटिल विषय है कि भूमि का स्वामित्व उस समय कौन होता था। तो शुरुआत में ऐसा होता था कि सामुदायिक समूह के रूप में मीन्स सामुदायिक दायित्व होता था। फिर धीरे धीरे बाद में उस भूमि पर व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत दायित्व होने लगा। खास करके राजा जो होते थे उनका अधिकार उस भूमि पर होने लगा था। इस तरह से भूमि के स्वामित्व का विकास हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ विभिन्न पहलू होते हैं और जो स्वामित्व के विभिन्न स्वरूप हैं, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसा हमने पहले ही कहा कि सामुदायिक दायित्व होता था। शुरुआत में भूमि पर जो कृषि की खेती होती थी उस पर जो और या भूमि मीन्स भूमि का अनुदान और भूमि को जैसे उसका कृषि से उत्पादन संबंधित बाज़ार में किस तरह से उसका हम बिक्री कर पाएँ, इस तरह से उस एक स्वामी होता था जिसका कि उस भूमि पर उससे संबंधित विषयों पर अधिकार होता था। तो पहले तो जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि जो है वो प्रकृति ने दिया है और ये हमारे लिए एक उपहार के समान है। तो उस समय ऐसा कोई व्यक्ति विशेष उसका मालिक नहीं होता था, सभी मिलकर कार्य करते थे और सहयोग के साथ करते थे और सहयोग के साथ ही अपना अनुपार्जन करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि भाई कुछ एक विशेष ग्रुप को दिया जाए, विशेष समूह को दिया जाए, तो इस तरह से उनका उस व्यक्ति विशेष का धीरे धीरे अधिकार होने लगा। खास करके पुरोहित वर्ग और राजाओं के बीच में इस तरह का आदान प्रदान होने लगा था। तो जो जैसा कि हम विभिन्न पहलू पर बात करेंगे, विभिन्न रूप थे। सामुदायिक रूप हम जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये समुदाय का एक साझा संसाधन था। फिर था व्यक्तिगत स्वामित्व। धीरे धीरे जैसे कृषि का विकास होने लगा, भूमि के महत्व बढ़ने के साथ साथ उसमें जो धीरे धीरे क्या होने लगा, व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा आने लगी, विकास होने लगा। और ख़ास करके पुरोहित और जो शासक वर्ग थे, राजस्व का अधिकार, क्योंकि भूमि पर आंशिक रूप से अधिकार जो था वो राजा का होता था। और वो राजा क्या करते थे, क्योंकि भू राजस्व एकत्र करते थे और उस राजस्व को एकत्र करके वो प्रजा के कार्य में लगाते थे, क्योंकि एक नियम कानून को बनाए रखने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि भूमि अनुदान जैसे कि हम जानते हैं कि राजा क्या करता था, धार्मिक कार्यों के लिए पुरोहित वर्ग को या फिर उच्च अधिकारियों को भूमि को अनुदान करते थे, जिससे उस भूमि से कुछ राजस्व प्राप्त करके उसे फिर प्रजा के कार्य में या नगर अपने राज्य के विकास के कार्य में वो लगाते थे। जब हम विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भूमि का उपयोग जैसे कृषि में निवास और अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। भूमि का हस्तांतरण, जैसे भूमि को खरीदा जाना, बेचा जाना, दान किया जाना भी इस तरह से और उसके उत्तराधिकार के माध्यम से उसको भूमि का हस्तांतरण किया जाता था। भूमि स्वामित्व से जुड़े विभिन्न पहलू हैं, जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि भूमि के स्वामित्व और उससे जो संबंधित अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें राजा का भूमि पर कुछ आंशिक अधिकार होता था, कर वसूलने का अधिकार होता था,
और इस तरह से इसमें गौतम धर्मसूत्र में भी भूमि के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उसे उपहार के रूप में देने का अधिकार था, संपत्ति को खरीदने बेचने का अधिकार था, बंधक रखने का अधिकार था। भूमि दान के माध्यम से भूमि का जो स्वामित्व होता था धार्मिक संस्थानों को या उस संस्थान के व्यक्ति विशेष को दिया जाता था, जिससे उन्हें उस भूमि से प्राप्त होने वाले लाभों का आनंद लेने का अधिकार मिलता था। भूमि पर जैसा कि प्राचीन भारत में भूमि पर अधिकार जो थे विभिन्न रूपों में मौजूद थे, व्यक्तिगत रूप से भी थे। इस प्रकार जो प्राचीन भारत में भूमि स्वामित्व एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा थी, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार भी था, सामुदायिक अधिकार, राजा के स्वामित्व का अधिकार भी शामिल था। और भूमि का जो महत्व है वो कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।